हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एस स्टोरीज। सो फ्रेंड्स, आज की कहानी बहुत ही अनोखी और स्पेशल होने वाली है। कहानी को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज आप कहानी को लाइक करके शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सुजल और उसकी पत्नी में आज बहुत झगड़ा हो रहा था। आज तक उन दोनों में कभी भी किसी भी बात को लेकर इतना ज्यादा झगड़ा या बहस नहीं हुई थी, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा था जैसे ना ही तो सुजल अपनी पत्नी काम्या की बात सुनना चाहता है और ना ही काम्या सुजल की कोई बात सुनना चाहती है। दोनों ही कब से बहस किए जा रहे थे। आखिरकार जब सुजल ऑफिस चला गया तब जाकर घर में थोड़ी शांति आई। अब पूरी दोपहर भर उसकी पत्नी काम्या खुद ही खुद बड़बड़ाती रही। फिर जब उसकी बेटी स्कूल से आ गई तो वह कुछ शांत सी हो गई और अपने बच्चों को खाना खिलाकर खुद भी थोड़ी देर आराम करने लगी। पर जाने क्यों उसे बड़ी बेचैनी हो रही थी, आराम से सो ही नहीं पा रही थी। ऐसे ही करवट बदलती रही। आखिरकार शाम को उसका पति सुजल ऑफिस से घर आया। घर में थोड़ी शांति और सुकून देखकर उसे भी थोड़ा अच्छा लगा और अब अपना बैग रखकर जैसे ही वह सोफे पर बैठा और पानी के लिए आवाज लगाई तो उसकी बेटी अपने पापा के लिए पानी लेकर आई। सुजल ने पानी पिया। इधर सुजल की बेटी पूछने लगी, पापा आज क्या हुआ है? मम्मी का मूड इतना ऑफ क्यों है? आपने उनसे कुछ कहा क्या? तब सुजल पानी पीता हुआ रुक गया और बोला, कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मी का दिमाग खराब हो गया है। उसे एक बात समझ नहीं आ रही है और बस सुबह से इसी तरह सर खा रही है मेरा। इस पर उसकी बेटी भी वहीं सोफे पर बैठी हुई बोली, क्यों पापा, ऐसा क्या हो गया जो मम्मी इतना गुस्सा हो रही हैं? मुझे भी बताइए, क्या पता मैं उनका गुस्सा शांत करने में आपकी मदद कर सकूं। तब सुजल ने लंबी सांस लेते हुए कहा, नहीं बेटा, इस वक्त तुम्हारी मम्मी को कोई शांत नहीं कर सकता और वैसे भी जब बात तुम्हारे दादा दादी की होने लगती है तो तुम्हारी माँ के पेट में वैसे भी दर्द होने लगता है और फिर अब तो तुम्हारी दादी को यहाँ इस घर में लाने की बात है तो भला वह कैसे ही सुन लेगी। इस पर खुश होती हुई सुजल की बेटी बोली, क्या सचमुच पापा दादी यहाँ आ रही हैं? तब सुजल बोला, हाँ बेटा, और इसी वजह से तुम्हारी मम्मी का मूड इतना ऑफ है। इस पर सुजल की बेटी ने हंसते हुए कहा, इट्स ओके पापा, मम्मी की तो आदत है छोटी छोटी बातों पर चिक चिक करने की और फिर दादी घर आ रही हैं। यह तो अच्छी बात है ना। कोई बात नहीं, मैं उनसे बात करके देखती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं माँ को मना लूंगी। काम्या भी इतनी ही देर में अपना जूड़ा बांधती हुई कमरे से बाहर निकली और बोली, किस बात के लिए मुझे मनाया जा रहा है जो दोनों बाप बेटी मिलकर कोशिश करना चाहते हैं? बोलो बोलो, हंसते हुए काम्या ने कहा। तो सुजल बोला, अरे कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही बस बातें कर रहे थे। तब सुजल की बेटी सिया ने अपनी माँ से बात बातों में अपनी दादी का जिक्र किया। दादी का नाम आते ही काम्या समझ गई कि यह दोनों उसकी सास के बारे में ही बात कर रहे थे। दरअसल अब तक सुजल की माताजी प्रमिला देवी जी अभी तक गांव में अपने पति प्रीतम जी के साथ ही रहती थीं, लेकिन 2 महीने पहले बीमारी के कारण उनके पति की मृत्यु हो गई और इसीलिए अब गांव में वह अकेली रह गई थीं। और अपने पिता की मौत के बाद जब सुजल गांव से वापस आ रहा था तो गांव के सब लोगों ने उससे कहा कि वह अपनी माँ को अपने साथ क्यों नहीं ले जाता। सुजल को भी यह बात ठीक लगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस बात का अंदाजा था
कि उसकी पत्नी ऐसा कभी नहीं चाहेगी। इसीलिए उसने बात को टालने की कोशिश की और कहा कि काका, अभी तो गांव में बहुत कुछ है। अगर सब कुछ ऐसे ही छोड़ छाड़ कर चले जाएंगे तो यहाँ देखभाल कौन करेगा, और फिर सब कुछ होता रहेगा। पहले तो पापा थे, और फिर ऐसा तो नहीं है कि मैं माँ को यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। बस थोड़े बहुत दिन बाद आ जाऊंगा और माँ को ले जाऊंगा। तब उसकी माँ ने भी अपने बेटे का ही साथ दिया और कहा था कि हाँ, गांव में भी बहुत सारे काम हैं। अब सब कुछ छोड़कर अचानक से अपने बेटे के साथ तो नहीं जा सकती ना, फिर कभी चली जाऊंगी। और तब सुजल अपनी माँ को गांव में ही छोड़कर आ गया था। लेकिन अभी परसों ही उसके चचेरे भाई का फोन आया था। तब उसने सुजल को बताया था कि उसकी माँ की तबीयत कितनी खराब है। अब उनसे ढंग से काम भी नहीं किया जा रहा है। अब तो उनकी खाने पीने की भी परेशानी है। इसीलिए उसने सुजल से कहा था कि वह गांव आकर अपनी माँ को अपने साथ लेकर चला जाए। अब तो तुझे एकदम से तो अपनी माँ के लिए यहाँ नहीं आ सकता। अब वह सोचने लगा कि यहाँ अचानक से तो माँ को मैं नहीं ला सकता। इसीलिए उसने अपने भाई से बहाना बना दिया कि अभी 2 दिन तक मैं नहीं आ सकता। बस तुम 2 दिन माँ का ख्याल रख लो। अभी मैं किसी काम से विदेश आया हूँ, इसीलिए मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। माँ का ख्याल रखना। मैं 2 दिन में आकर उन्हें ले जाऊंगा। और अब इसी कारण से उसके और उसकी पत्नी काम्या के बीच बहस चल रही थी। दरअसल काम्या शुरू से ही अकेली रही थी, तो वह नहीं चाहती थी कि शहर में उसके साथ उसकी सास आकर रहे। इसीलिए वह अपने पति से मना कर रही थी। और सुजल अपनी माँ को किसी और के पास नहीं छोड़ सकता था, और ना ही इन हालातों में वह उन्हें अकेला छोड़ सकता था। अब वह बेचारा बहुत परेशान था। इधर उसकी पत्नी नहीं मान रही थी और इधर गांव से फोन आए जा रहे थे। आखिरकार अब चलकर बेटी ने कोशिश की। बच्चों को अपनी दादी के आने से कोई आपत्ति नहीं थी। वह तो काम्या ही थी जिसे अपनी सास एक आंख नहीं भाती थी। अब जब काम्या से उसकी बेटी ने भी यही कहा, तो काम्या को लगा कि अब उसका मना करना ठीक नहीं है। यदि अब वह बार बार मना करती रही तो उसके बच्चे उसे गलत समझेंगे, जो कि वह बिल्कुल नहीं चाहती थी। अपने बच्चों की नजरों में वह हमेशा बहुत अच्छी बनी रहना चाहती थी, और इसीलिए आज तक उनके सामने अपनी सास को बहुत इज्जत देती रही और उनसे कभी कोई काम न करने दिया। हमेशा उनका बहुत सम्मान किया करती थी। बच्चों को भी यही लगता कि मेरी माँ बहुत अच्छी है, दादी का कितना ख्याल रखती है, हम सबका कितना ख्याल रखती है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वास्तव में उनकी माँ दिखावा करती है। वास्तव में काम्या बिल्कुल अलग है। वह तो केवल अच्छे बनने का दिखावा करती है। असलियत में तो वह अपनी सास को बिल्कुल पसंद नहीं करती। इसीलिए तो शादी के कुछ साल बाद ही बहाने बनाकर अपने पति के साथ हमेशा हमेशा के लिए शहर ही चली गई और फिर वहीं की होकर रह गई। हालांकि सुजल को अपनी पत्नी की सच्चाई के बारे में पता था, लेकिन वह बच्चों की नजरों में एक माँ को गिराना नहीं चाहता था। इसीलिए बच्चे जिस गलतफहमी में थे, सुजल ने भी उनकी वह गलतफहमी दूर नहीं की। बस सोचा कि कम से कम इन बच्चों के बहाने से ही सही यह माँ को अच्छे से रख ले, बस। लेकिन दिखावे की दुनिया तो दिखावे की ही होती है ना। चाहे कितना भी दिखावा कर लो,
एक न एक दिन असलियत सामने आ ही जाती है। अब बच्चों के कहने पर काम्या अपनी सास को शहर बुला तो लेती है, लेकिन असली तमाशा तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि बच्चे पूरे दिन तो घर पर रहते नहीं थे। इसीलिए जब बच्चे घर पर रहते, तब काम्या को अपना दूसरा रूप दिखाना पड़ता, और जब बच्चे चले जाते, तब दूसरा। आखिरकार अगले ही दिन सुजल अपनी माँ को लेकर शहर आ गया था, और अब जैसा कि सुजल पहले से ही जानता था कि वह अपनी सास को पसंद नहीं करती, लेकिन सुजल ने सोचा था कि वह बच्चों की बात समझ जाएगी, और यही सोचकर वह भी अपनी माँ को ले आया। और फिर काम्या माने या ना माने, उसे अपनी माँ को तो अपने पास लाना ही था। उनका और कोई सहारा भी तो नहीं था, वह उनकी इकलौती संतान था। पर ऐसे में अगर वह अपनी माँ का ख्याल नहीं रखता, तो भला कौन रखता। बस इसीलिए वह अपनी माँ को लेकर चला आया। जब काम्या की सास प्रमिला जी अपनी बहू बेटे के साथ घर आईं, तो काम्या बच्चों के साथ मिलकर खुशी खुशी उसने अपनी सास का स्वागत किया और उन्हें अपने घर के अंदर बुलाया। बच्चे तो अपनी दादी के आने से खुश थे ही, लेकिन काम्या बच्चों के सामने खुश होने का दिखावा करती है। अब पहले दिन तो सब लोग बहुत खुश थे। काम्या सबके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है और अपनी सास को हर चीज बिस्तर पर बैठे बैठे दी। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा था। अब रोज रोज किसी भी घर के सदस्य को कोई खास ट्रीटमेंट तो नहीं दिया जाता ना, इसीलिए सबकी जिंदगी सामान्य चल रही थी। पर हाँ, बच्चे अपनी दादी के आने से बहुत खुश थे। हालांकि सुजल का बेटा घर पर नहीं रहता था, वह किसी दूसरे शहर में रहकर पढ़ाई पूरी कर रहा था, लेकिन बेटी घर पर ही रहती थी और अपनी दादी का भी पूरा ख्याल रखती थी। लेकिन क्योंकि सिया भी अपनी कॉलेज जाती थी, इसीलिए वह हर समय तो अपनी दादी के पास नहीं रह सकती थी। इसीलिए पूरे दिन तो काम्या अपनी सास के साथ रहती। शुरू में 2-4 दिन तो काम्या का व्यवहार बिल्कुल सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे अपने बच्चों और पति की गैर हाजिरी में वह अपनी सास से उल्टी जुबान चलाने लगी। बार बार उल्टा जवाब दे दिया करती। यदि वह कोई चीज मांगने लगती, तो उनसे कह देती कि आप खुद भी तो उठ कर ले सकती हैं। हर काम के लिए आपको आवाज लगानी होती है। यह सब चीजें प्रमिला जी को बहुत खास नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि पूरे दिन काम में थक हार जाती है, बस इसीलिए ऐसा कह जाती होगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी बहू के दिमाग में क्या चल रहा है। यह तो उनका गुस्सा था, जब धीरे धीरे उनके सामने आ रहा था। अब प्रमिला जी अपनी बहू के साथ अकेली रह जाया करती। जब उनका बेटा अपने ऑफिस चला जाता, तब उसके बाद उनकी पोती अपने कॉलेज चली जाती। तब घर पर दोनों सास बहू अकेले ही रह जाया करते थे। धीरे धीरे करके समय बीतने लगा और काम्या की यह उल्टी जवाब देने की आदत बढ़ती ही जा रही थी। अब तो वह अपने पति और अपने बच्चों की गैर हाजिरी में अपनी सास का एक काम में सहारा नहीं लगाती, और वे अपनी सास का एक काम करने को तैयार नहीं थी। ऊपर से अगर कभी प्रमिला जी कहती कि बहू आज तू बहुत बदतमीजी कर रही है, आने दे सुजल को, उसे सब बताऊंगी, तो काम्या उनके सामने इमोशनल ड्रामा करने लग जाती। ऐसी हो, बस बेटों के घर में आग लगाना जानती हो, खूब आग लगाओ और अपने बेटे को भड़का भड़का कर मेरे खिलाफ कर दो। तुम सास का तो यही काम होता है। जब वह बेचारी यह सब बातें सुनती, तो कई बार वे चुप लगा जाया करती
काम्या भी मौके का फायदा उठाना बहुत अच्छे से जानती थी। जब वह प्रमिला जी को गुस्से में देखती तो उनके सामने वह अक्सर ही इसी तरीके की बातें किया करती थी और उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल किया करती, जिससे कि वह अपने बेटे और पोती को कुछ बता ना पाए। अब तक तो वह सिर्फ उनसे उल्टी जुबान लड़ाया करती थी, लेकिन अब तो उसने उनसे काम करवाना भी शुरू कर दिया था। हर छोटे मोटे काम के लिए अपनी सास को कहती। एक बार बच्चों का लंच पैक करवा कर और पति का लंच पैक करके उन्हें घर से भेज देती। उसके बाद तो बस सास पर हुक्म चलाना शुरू कर देती। साथ ही उन्हें यह एहसास दिलाती कि तुम इस घर में पड़ी पड़ी मुफ्त का खाती हो। अगर 2-4 काम कर लोगी तो कुछ घट नहीं जाएगा और फिर बुढ़ापे में शरीर जितना चलता रहेगा उतना अच्छा है, वरना इस शरीर में जंग लग जाएगी। अक्सर ही यह सब बातें अपनी सास को सुनाती रहती थी। पति के निकलते ही सास को काम बताना शुरू कर देती। कभी कहती कि जाकर किचन साफ कर दो, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, तो कभी कहती कि किचन साफ करके शाम के या दोपहर के खाने की तैयारी कर लो और मेरे कमरे में तेल गरम करके ले आना। जब उसने अपनी सास से पैर दबाने को कहा तो अब प्रमिला जी का गुस्सा फूट पड़ा। वह अपनी बहू पर गुस्से में चिल्लाती हुई बोली, लेकिन अब तक शायद उनकी बहू, और खास बात तो यह थी कि उन्हें भी यह पता नहीं था कि उनकी बहू उनसे इतनी परेशान क्यों है, जबकि वह तो उसे किसी चीज के लिए कहती भी नहीं थी। उसका जो मन था वह करती, लेकिन फिर भी उसका ऐसा बर्ताव प्रमिला जी की समझ के बाहर था। इधर काम्या अपनी कुछ जानकारों और सहेलियों के बहकावे में आकर यह ड्रामा किया करती थी, क्योंकि वे उसे कहती थी कि अगर एक बार तूने सास को अपने ऊपर हावी होने दिया ना, तो वह तुझे कच्चा चबा कर खा जाएंगी। इसीलिए कभी भी उसे सर उठाने का मौका ही मत देना। यह बिल्कुल उस नाग की तरह है जो उठाते ही फन को सबसे पहले आपको ही डसते हैं। बस इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर काम्या अपनी सास की नाक में दम किया करती थी। लेकिन इंसान अगर गलत हो तो उसका रास्ता बहुत छोटा होता है। एक नहीं तो एक दिन उसका अंत जरूर होता है। ऐसा ही काम्या के साथ भी था। बदतमीजी करना, अपनी सास को उल्टी सीधी बातें सुनाना काम्या के लिए बहुत आम बात हो गई थी। लेकिन उसे यह भी अच्छे से पता था कि उसका पति और उसके बच्चे किस समय तक आते हैं। यहाँ तक कि उसे अपने बेटे के बारे में भी पता था, और वह किस दिन आता है और कितने बजे तक आता है। तो उस समय पर काम्या सास की पूरी सेवा करती, सबको यह दिखाती और जताती कि उसके साथ पूरे दिन घर में पड़े पड़े उसकी सास कुछ नहीं करती। वह अपनी सास को हाथ भी नहीं लगाने देती। इधर बेचारी प्रमिला जी अपने फूटे नसीब को देखती रहती, नसीब को कोसती कि जाने कौन से कर्म किए थे जो यह दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत के लिखे को भला कौन टाल सकता है, और फिर जिसे जो झेलना हो, जिसके नसीब में जो लिखा हो वह होता ही है। एक दिन सिया और उसके भाई ने प्लान बनाया कि आज वे दोनों अचानक से घर पर जाएंगे और अपनी माँ और दादी माँ को सरप्राइज देंगे। उन्होंने अपने इस प्लान में अपने पापा को भी शामिल कर लिया। दरअसल आज मदर्स डे था और इसीलिए सिया ने अपने भाई को फोन करके बुला लिया था। वे लोग अपनी माँ और दादी माँ को सरप्राइज देना चाहते थे, जिसके लिए वे बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए थे। अब तक घर पर सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ था, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही सिया और उसके पापा सुजल अपना सारा सामान लेकर लंच पैक करके घर से निकले थे। उन्होंने काम्या और प्रमिला जी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होने दिया कि आज वह लोग ऑफिस और कॉलेज नहीं जा रहे, बल्कि गिफ्ट खरीदने जा रहे हैं। वहीं मार्केट में उन्हें सिया का भाई मिल गया। अब सिया का भाई शरद भी उन लोगों के साथ ही घर आने के लिए तैयार था।
तीनों पिता और बेटी बेटे ने अपनी माँ और दादी माँ के लिए खूब सारे गिफ्ट खरीदे और उन लोगों ने उन्हें सरप्राइज देने के इरादे से अब वे लोग घर की ओर चल पड़े। अब तक लगभग 1 डेढ़ घंटा बीत चुका था और इसीलिए अभी घर का काम भी निपटा नहीं था और ऊपर से आज शायद काम्या का सबसे बुरा दिन था, क्योंकि उसने अपनी सास के आगे आज दुनिया भर के कपड़े लाकर डाल दिए। सारे बेडशीट, पर्दे, चादर सब कुछ लाकर पटक दिया और पूरे घर की सफाई करने का ऑर्डर दे दिया। प्रमिला जी ने उससे कहा था कि वह एक दिन में पूरे घर की सफाई नहीं कर पाएंगी। जब तक बेटा और सिया आएंगे तब तक घर ऐसा ही फैला रहेगा, तो तुम्हें ही सारा काम करना पड़ेगा। इसीलिए बहू ने थोड़ी रियायत बरती और कहा कि आज सिर्फ हॉल की सफाई कर दो, कल को कमरों की कर देना। अब काम्या तो यह सोचकर सास को ऑर्डर दिए जा रही थी कि घर में कोई और है ही नहीं और फिर यह उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। यह तो उसका रोज का काम था, अपनी सास को हर एक काम पर टोकना, चाहे वह खाना खा रही हो, झाड़ू लगा रही हो या कोई भी काम कर रही हो। यहाँ तक कि कई बार उसने उनके आगे से खाने की प्लेट तक उठा लेती थी कि जा पहले जाकर काम कर और जब काम खत्म हो जाए उसके बाद ही कुछ खाना पीना। अपनी सास से अक्सर ही यह सब बातें वह कहती रहती थी, तो उसके लिए तो यह कोई नई बात नहीं थी। इधर प्रमिला जी घर का सारा काम निपटाने के बाद खाना लेकर जैसे ही खाना खाने बैठी थीं कि तभी गुस्से में चिल्लाती हुई उनकी बहू अपने कमरे से बाहर आई और इधर चिल्लाती हुई बोली, तुम्हारे कानों में रुई ठुसी हुई है क्या जो सुनाई नहीं देता, या भूख के मारे मरी जा रही थी जो मेरी बात तक सुनकर अनसुनी करती। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि यहाँ आराम से बैठी हो और मेरी बात अनसुनी करती, आखिर अपने आप को समझती क्या हो। तब प्रमिला जी ने उसे समझाया कि बेटा मुझे कोई आवाज नहीं आई, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मुझे यहाँ तक आवाज ही नहीं आई। तुमने शायद धीमे से कहा होगा इसीलिए आवाज नहीं आई। तब उनकी बहू बोली, ऐसे कैसे आवाज नहीं आई, मैं क्या इतना धीमे बोलती हूँ जो तुझे एक बार में आवाज सुनाई नहीं दी। रुक, आज तेरे कान के पर्दे खोल देती हूँ। इतना कहकर उसने अपनी सास के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया और उनके आगे से खाने की प्लेट उठाकर वही प्लेट हॉल में पटक दी और बोली, भूख के मारे मरी जा रही थी ना, जो मेरी बात नहीं सुनी। अब खा ले खाना, तुझे अब यही खाना खाना होगा, तुझे और खाना नहीं मिलेगा। और हाँ, आज का यह सबक हमेशा याद रखना, अगर आज के बाद तूने ऐसा कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह उन्हें दुनिया भर की बातें सुना रही थी। काम्या की बातें सुनकर प्रमिला जी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और फिर इतनी बुजुर्ग औरत को उनकी बहू ने इतना तेज चांटा मारा कि वह बेचारी यह बात सोच सोच कर रोई जा रही थी कि यूं ही हाथ उठा दिया। थप्पड़ मारने से पहले एक बार नहीं सोचा। फिर भी वे बेचारी सब्र करके रह गईं। लेकिन जैसे ही उनकी नजर दरवाजे की ओर पड़ी, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। लेकिन क्योंकि काम्या का ध्यान दरवाजे की ओर नहीं था, उसका चेहरा घर के अंदर की तरफ था, इसीलिए काम्या ने अपनी सास को वैसे ही उल्टी सीधी बातें सुनानी शुरू रखी। वह अपनी सास को उल्टी सीधी गालियां सुना रही थी और कहने लगी कि तुझ जैसी बोझ को तो मैं घर में रखूं भी ना, कुत्ता बिल्ली पाल लो, पर तू तो उससे भी गई गुजरी है। वह तो मेरी मजबूरी है जो तुझे इस घर में रखना पड़ रहा है। अगर मेरे बच्चे और मेरा पति ऐसे ना होते ना, तो मैं तुझे इस घर में भटकने भी नहीं देती। रोती हुई प्रमिला जी की आंखों से आंसू अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन उनकी बहू काम्या इन सब चीजों की परवाह किए बगैर उन्हें बातें सुनाई जा रही थी और बोली, तू अपने आप को कहीं की महारानी मत समझना,
कि तेरे बेटे और पोती के आगे मैं कुछ नहीं कहती तो मेरे सर पर चढ़ने की कोशिश करे। और हाँ, एक बात गांठ बांध ले, आज के बाद अगर मेरी बात को अनसुना किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आया समझ? चल अब यह खाना उठाकर खा ले, एक दाना भी बेकार नहीं होना चाहिए। इतना कहकर वह जैसे ही अपने कमरे की ओर बढ़ी कि तभी पीछे से सुजल ने बहुत तेज आवाज में काम्या को आवाज दी। अचानक से सुजल की आवाज सुनकर काम्या घबरा गई। मानो उस वक्त तो उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि काटो तो खून नहीं। जब अपने बेटे बेटी और अपने पति को अपने सामने देखा तो उसके मुंह से एक शब्द ना निकला। वह हकलाती हुई सी बोली, सुजल, तुम अचानक, और सिया तुम दोनों अचानक यहाँ कैसे? कि तभी उन दोनों के पीछे से उसका बेटा भी सामने आ गया, जिसे देखकर मानो वह शर्म के मारे गड़ी जा रही थी। अब तो उसके मुंह से एक शब्द ना निकला और सुजल ने तेज कदमों की रफ्तार से आगे बढ़ते हुए काम्या के नजदीक जैसे ही वह पहुंचा, उसने जाते ही 4-5 चांटे काम्या के गाल पर जड़ दिए और थप्पड़ पड़ते ही जैसे काम्या को होश आ गया कि वह वास्तव में किस दुनिया में है। काम्या अब डर के मारे कांप रही थी। अब डर के मारे उसकी बुरी हालत हुई जा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसने जो किया है वह माफी के लायक नहीं है। और आज उसके पति और उसके बच्चों ने उसे अपनी सास के साथ जो बर्ताव करते हुए देखा है, उसके बाद तो वे लोग उसे कभी माफ भी नहीं करेंगे। और काम्या यह सोच सोच कर डर से कांप रही थी कि उसका पति और उसके बच्चे आज न जाने उसे क्या सजा देंगे। बिना कुछ सोचे समझे काम्या अपने पति के पैरों में गिर पड़ी और उससे माफी मांगने लगी। इधर सुजल ने काम्या की कोई बात नहीं सुनी और उसे ठोकर मारकर आगे बढ़ गया। अपनी माँ को गले लगाकर रोने लगा और बोला, माँ, मुझे माफ कर दो। मेरे होते हुए मेरे ही घर में मेरी पीठ के पीछे आपके साथ इतना सब होता रहा और मुझे आज तक कभी कुछ पता नहीं चल पाया। कितना बेवकूफ हूँ मैं, बस आपको इस घर में लाकर छोड़ दिया। कभी भी बैठकर आपसे दो बात नहीं की, कभी जानना नहीं चाहा कि आप कैसे रह रही हैं, आपको कोई परेशानी तो नहीं है। प्लीज माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इधर सिया और उसका भाई शरद भी अपनी दादी को इस हाल में देखकर बस रोए जा रहे थे। वे दोनों भी दौड़कर अपनी दादी माँ के पास गए और उन्हें गले लगा लिया। रोते हुए बच्चे अपनी दादी माँ से माफी मांग रहे थे। तब प्रमिला जी ने अपने पोते पोती और बेटे को चुप कराते हुए कहा कि बच्चों, तुम चुप हो जाओ, इसमें तुम्हारी भला क्या गलती है? तुम्हें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो तुम लोग क्यों माफी मांग रहे हो? तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं है बेटा। मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं है। परिवार के सभी सदस्य एक तरफ खड़े थे और काम्या दूसरी तरफ, क्योंकि काम्या के परिवार में अब कोई नहीं था और पहले क्योंकि अब काम्या के मायके में भी कोई नहीं था और इसीलिए वह अपने मायके भी नहीं जा सकती थी। तो इसीलिए सुजल उसे घर से तो नहीं निकाल सकता था। लेकिन उसी दिन सुजल ने काम्या से साफ साफ कह दिया कि आज के बाद मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। तुम इस घर में रह तो सकती हो, लेकिन तुम्हारी हैसियत एक नौकर से ज्यादा नहीं होगी। तुम इस घर में केवल खाना पीना बनाना और बाकी के काम करोगी और परिवार के किसी भी सदस्य से तुम कोई बातचीत नहीं करोगी। हमारा तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं है। आज से मेरी पत्नी मेरे लिए मर चुकी है, मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना। बच्चों ने भी अपने पिता के बीच में बोलना जरूरी नहीं समझा और वह भी
अपनी माँ से मुंह मोड़कर अपने कमरों में चले गए। अब काम्या वह जिंदगी जी रही है जो उसने अपनी सास के लिए चुनी। जैसे वह उन्हें सिर्फ घर की नौकरानी बनाकर रखना चाहती थी, वैसे ही वह अब खुद इस घर में सिर्फ काम वाली बनकर रह गई थी, क्योंकि उसका पति और उसके बच्चे उससे कोई मतलब नहीं रखते थे। दिन रात अपने बच्चों से बात करने को वह तड़पती रहती, लेकिन उसके बच्चे उससे कोई मतलब नहीं रखते। आखिरकार अब उसे एहसास हो रहा था कि जब आपकी औलाद या आपका इकलौता सहारा, जिससे आप इतनी उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं, जब वह आपको नजरअंदाज कर दे तो कैसा लगता है। हालांकि सुजल ने अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन उसकी पत्नी के कारण उसकी माँ को बहुत कुछ झेलना पड़ा और काम्या आज अपनी इस गलती की सजा भुगत रही है। और बस इस बात के लिए सुजल ने काम्या को कभी माफ ना करने का फैसला किया। लेकिन काम्या अब अपनी गलती का एहसास करते हुए अपनी गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करती है, इस उम्मीद में कि एक न एक दिन वह अपने बच्चों और अपने पति को मना लेगी। अपनी सास से भी वह कितनी बार माफी मांग चुकी है और उन्होंने तो उसे माफ भी कर दिया, लेकिन एक बेटा जिसने अपनी माँ को इतने दुख और उस स्थिति में देखा, वह उस इंसान को माफ नहीं कर सकता जो उसकी माँ को उस स्थिति में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार था। वक्त के साथ साथ एक दिन शायद सब ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद में काम्या ने अपनी गलती को सुधारने की वह पूरी कोशिश कर रही है और आज भी वह अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर रही है, पर लगातार अपनी सास की सेवा कर रही है। यदि बेटा चाहे तो उसके माँ बाप की कोई बेइज्जती नहीं कर सकता, फिर चाहे वह उसकी पत्नी हो, उसके पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो या कोई और। माँ बाप की इज्जत करना अपने बच्चों के हाथ में होता है। कुछ करो या ना करो, अपने माँ बाप की हमेशा इज्जत करो और कराओ। अब मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।